हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो कि है मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि मनी से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मनी और क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कैसे वर्क करता है, कैसे लोन सिस्टम वर्क करता है, डिपॉजिट्स क्या होते हैं जो बैंक्स के साथ रहते हैं, क्रेडिट सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमारे डिस्कशन के पार्ट में इंक्लूड होंगी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स एजुकेटर डॉट अविनाश, जिसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड, दैट्स पर्टिकुलरली आईएएस एस्पिरेंट्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनकी प्रिपरेशन से जो रिलेशन रखती हैं वो अपलोड करते हैं। और अगर आप चाहें आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी वीडियोस में हम पीपीटीज इंक्लूड करते हैं, जो भी नोट्स होते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है educatoravinash.com, इस पे जाके डाउनलोड सेक्शन में आपको जो भी हमारे डिस्कशन में जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं उसके सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके साथ हम अपना आज का जो डिस्कशन है अपने चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। So the chapter is money and credit. हम पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम समराइज, क्योंकि आपने देखा होगा तो हमारा पैटर्न यही रहता है, हम जो भी वीडियोस होती है उसमें सबसे पहले जो पूरे चैप्टर में इंक्लूड होने वाला है उसका एक ग्राफ रखते हैं जिससे कि पता चले इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो ये चैप्टर में जो मेन डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अराउंड मनी एंड क्रेडिट, वो कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आता है। मनी में हम देखेंगे कि मनी होता क्या है, मनी सिस्टम क्या है, फिर किस किस फॉर्म में जो मनी है वो प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में, उसमें करेंसी और डिपॉजिट्स की बात होगी। क्रेडिट सिस्टम में जब हम डिस्कशन रखेंगे तो हम देखेंगे क्रेडिट क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट क्या है, और एक क्रेडिट सिस्टम से ही रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो क्या है। आज का जो हमारा चैप्टर का डिस्कशन होगा उसमें मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा अराउंड मनी, और उसके साथ हम समझेंगे कि क्रेडिट होता क्या है। ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये हम अपने जो सेकंड डिस्कशन होगा जो कि कल हम देखेंगे उसमें हम अपना ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि मनी होता क्या है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे मनी क्या है तो सबसे इजी और सबसे अंडरस्टैंडेबल जो एक डेफिनेशन है वो क्या बनती है, मनी इज मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। आप देखिए, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं, सपोज कीजिए आप एक पेन भी ले रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उस पर्सन से आप पेन लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, मनी। सो दैट मीन्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। वो पर्सन जिसको आप सपोज 10 रुपीज़ का नोट देंगे तो वो उस जो करेंसी है उस पर फेथ रखता है कि हाँ ठीक है मेरे पास 10 रुपये आ गए। अगर आपको पता है हम लोग जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, नकली नोटों से खेलते हैं। अगर आप नकली नोट जाके देंगे उनको जो मार्केट में है तो वो आपका वो नकली नोट एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन तो है, मगर उसमें एक सेकंड चीज जो और रह रही है वो क्या है कि उस करेंसी के साथ एक जिसे हम बोलते हैं फेथ नहीं जुड़ा है। वो फेथ कैसे नहीं जुड़ा है वो हम आगे मैं जब डिस्कशन में कंटिन्यू करूंगी तो आप समझेंगे कि उसमें क्या होता है। आप अगर नोट कोई भी उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे किसी के साइन है, आरबीआई गवर्नर के साइन होंगे। तो वो जो आरबीआई गवर्नर के साइन है वो एक्चुअल में उस नोट को पावर दे रहा है, उस एक पेपर को, क्योंकि देखिए है तो वो पेपर ना, तो उस पेपर को ऑथराइज कर रहा है। क्योंकि आरबीआई गवर्नर बोलता है कि हाँ ठीक है ये जो पैसे हैं, सपोज 10 रुपीज़ का नोट है तो आरबीआई गवर्नर के अकॉर्डिंगली वो 10 रुपीज़ कौन उस पर्सन को दे रहा है, आरबीआई उसको प्रॉमिस करता है कि हाँ वो जो पर्सन है उसे आरबीआई 10 रुपीज़ पे कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं, तो ये एक फेथ जुड़ा होता है जिसके कारण जो करेंसी है जो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं वो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बनती है। पर खैर फिलहाल के लिए आप ये देखिए मनी जो है वो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। पहले क्या रहता था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या है, अभी तो हमारे पास पेपर करेंसी है, अगर वो ना हो तो क्या होगा, मेरे पास सपोज कीजिए कैटल्स हैं और आपके पास अनियंस हैं और मुझे अनियंस चाहिए तो मैं आपको बोलूँगी आप मुझे अनियंस दे दीजिए, मैं आपको कैटल्स का जो मिल्क है वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो हो क्या रहा है,
इसमें डबल कोइंसिडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए कि मेरे अगर सपोज आपको गाय का दूध नहीं चाहिए या दूध नहीं चाहिए तो आप वो मेरे साथ अनियंस क्यों शेयर करेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है कि डबल कोइंसिडेंस चाहिए कि जो सामने वाले पर्सन की रिक्वायरमेंट है वही दूसरे पर्सन की भी रिक्वायरमेंट हो। अगर वो नहीं होगी तो चाहे ठीक है मुझे अनियंस चाहिए पर उस बंदे को वो चीज़ नहीं चाहिए जो मैं उसे प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, तो वो मेरे साथ वो चीज़ शेयर नहीं करेगा। तो ये कारण है कि पहले जो बार्टर सिस्टम था वो डबल कोइंसिडेंस के ऊपर वर्क करता था, जो कि फिजिबल नहीं है। हर टाइम हर किसी की रिक्वायरमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। डबल कोइंसिडेंस होना, पहली बात तो कोइंसिडेंस होना भी मुश्किल होता है, डबल कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मनी को एज अ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन लिया जाता है। Since money act as an intermediate in exchange process, it is called medium of exchange. Medium of exchange क्यों? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, मनी के थ्रू ही जो एक्सचेंजेस है बिटवीन गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में वो हो रहे हैं बिटवीन पर्सन्स। तो इसलिए मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। तो हमें पता चल गया मनी क्या होता है। अगर हम आज, क्योंकि हमने देखा पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, मगर अगर हम आज की बात करें तो आजकल मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या आएगा कि देखिए आज हमारे पास कॉइन्स वगैरह है। आपको पता है जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो जो पहले रूरल्स थे तो वो लोग भी कुछ ना कुछ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स रखते थे। अब वो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन किसी भी फॉर्म में होता था, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर या कॉपर के कॉइन्स जो पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे। आपको पता है हम लोग हिस्ट्री में ऑल्दो ये सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं कि कैसे जो मुगल्स के टाइम में कैसे कॉइन्स या करेंसी एग्जिस्ट करती थी, ये चोलास के टाइम में हर चीज़ हम लोगों ने देख रखा है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले जो रूरल्स थे उन्होंने कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। और अगर हम आज की बात करें तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में देखा, हम टू फॉर्म ऑफ एक तरह से मोड ऑफ ट्रांजेक्शन देखेंगे। एक करेंसी की फॉर्म में होता है, ऑल्दो रहेगा करेंसी की फॉर्म में, मगर उसमें क्या रहता है, एक तो हम करेंसी की फॉर्म में आपस में जो एक्सचेंज है वो करते हैं, और सेकेंड क्या रहता है, हम जो करेंसी होती है उसे डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखते हैं बैंक्स के पास, और फिर बैंक्स क्या करते हैं उस डिपॉजिट को यूज करके क्या करेंगे, वो किसी न किसी पर्सन को, जैसे किसी को अगर लोन चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी एक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है। डायरेक्टली आपने किसी की हेल्प नहीं की। मेरे पास सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज़ है, मुझे नॉर्मली इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगी उसे बैंक में रख दूंगी, और बैंक वाले क्या करेंगे, वही 10 लाख रुपये जो उनके पास मैंने स्टोर करके रखा है वही पैसे से वो लोग, क्योंकि उनको इतने पैसे रख के क्या करने हैं, वो कल को किसी न किसी को लोन दे देंगे। लोन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, होम लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, कोई भी लोन हो सकता है। तो अगर वो होम लोन है तो आप ये देखिए होम लोन में हो क्या रहा है कि मैंने तो उसको पर्सन को डायरेक्टली कुछ हेल्प नहीं किया, पर वो मेरी करेंसी ने उस पर्सन को हेल्प किया है। मतलब उसके लिए जो बैंक्स और उस पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है लोन की फॉर्म में, उसमें क्या रह रहा है, उस पर्सन की ग्रोथ में वो हेल्पफुल हो रहा है। और ये जो ट्रांजेक्शन है इसे हम क्या बोल सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स वो भी मनी या मनी की फॉर्म में आ जाता है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी पेपर्स, नोट्स एंड कॉइन्स, क्योंकि हमें पता है कि नोट्स भी होते हैं पेपर करेंसी में और कॉइन्स भी होते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि होगा क्या कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्यों? क्योंकि ये क्यों एक्सेप्ट करता है, जैसे मैं बता रही थी कि वो पेपर है, मगर अगर आप किसी शॉपकीपर को दे रहे तो वो पेपर क्यों एक्सेप्ट हो रहा है। नकली नोट जो बच्चे जिससे खेलते हैं वो क्यों नहीं एक्सेप्ट होते, क्योंकि जो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इसको ऑथराइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के द्वारा। मैंने आपको बताया कि अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो आरबीआई गवर्नर होता है उनके उस पर साइन होते हैं। दैट मीन्स वो ओ करते हैं कि हाँ मैं जो भी अमाउंट है, सपोज अगर वो 10 रुपीज़ का नोट है तो उसमें जो आरबीआई गवर्नर होंगे वो बोलेंगे कि हाँ ये 10 रुपीज़ मैं आपको पे करने की प्रॉमिस करता हूँ। तो वो जो प्रॉमिस है वो एक्चुअल में अथॉरिटी दे रहा है उस पेपर करेंसी को। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आता है इन इंडिया आरबीआई इश्यूज, मैंने पहले ही बता दिया, करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर लॉ नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मुझे डॉलर्स में चाहिए और आप बोलो नहीं मैं रुपीज में पे कर सकता हूँ, कुछ एक्सेप्शनल केस हो दैट्स डिफरेंट, बट अदरवाइज आप मुझे वो मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आप मुझे कितना भी पेमेंट
उसमें रुपीज़ में दे सकते हैं, ये एज पर लॉ मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे वो लेना ही पड़ेगा उतना अमाउंट। अगर मैं अगर उस चीज़ को डिनाई करूँ तो मेरे अगेंस्ट में एज पर लॉ जो प्रोसीडिंग है वो फॉरवर्ड हो सकती है। फिर आता है सेकंड जो हमने बात किया था, डिपॉजिट्स विद बैंक की करेंसी हमने समझ लिया। अब जो करेंसी है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, और उससे अब लिक्विड फॉर्म में कैसे, सपोज कीजिए मुझे कुछ भी पेमेंट मिला, मुझे सैलरी मिली, अब मैं जो पूरी सैलरी है मेरी वो बैंक अकाउंट में आएगी, मैं उसमें से जितनी भी मुझे पैसे चाहिए वो मैं अपने पास रखूंगी, और बाकी मुझे लगता है कि हाँ मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो मनी मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं क्या करूंगी, उसको बैंक्स में डिपॉजिट करवा दूंगी, उसे किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी भी, मैं सिर्फ यहाँ पे बैंक्स का एग्जांपल ले रही हूँ, आप उसको किसी और चीज़ में भी, जैसे किसी सेविंग स्कीम में, म्यूचुअल फंड में, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है मैं उसे बैंक्स में डिपॉजिट करवा दूंगी, तो वो जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया उसे यहाँ पे बोला जाता है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब होगा क्या, मैंने जो डिपॉजिट करवाया है बैंक में, मैं उस अमाउंट को कभी भी विदड्रॉ करवा सकती हूँ, मतलब मेरे अकाउंट में जो भी पैसे हैं मैं उसे वापस ले सकती हूँ। दैट मीन्स बैंक्स कैन, जो बैंक्स है या जो बैंक में मेरा डिपॉजिट है वो कभी भी विदड्रॉ हो सकता है ऑन माई डिमांड, इस वजह से डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। ये बहुत सिंपल फिनोमिना है। अब देखिए बैंक्स ऐसा वर्क क्यों करते हैं, क्यों बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं, क्यों बैंक्स जो आपकी मनी है उसे अपने पास रखते हैं, बहुत सिंपल है। बैंक्स क्या करते हैं, वो जो भी मनी आप उनके इधर डिपॉजिट करवाते हैं, तो जब हम आगे आगे अपनी डिस्कशन में मनी के ऊपर और अच्छे से डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे आएगा CRR या और भी जो भी अदर टर्म्स हैं रिलेटेड टू मनी, वो हम देखेंगे कि कैसे कितनी लिक्विडिटी रेशो है जो रखनी पड़ती है बैंक्स को अपने पास। पर अभी हम चीज़ों को फिर वही बात कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हम सिंपल ये रखते हैं कि जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, जो उनके पास डिपॉजिट्स हैं, जितना उनको ऑब्लिगेशन है RBI के थ्रू कि हाँ उन्हें उतना अमाउंट रखना है, उसके बाद जो भी अमाउंट होता है वो उसे एज अ लोन दे देते हैं, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी को लोन दे देते हैं। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर वो मनी मेरे पास अपने घर में रहती तो वो आइडल पड़ी रहती, मगर जब वो बैंक्स के पास जा रही है तो वो बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो आइडल मनी नहीं रखते हैं, वो उस मनी को क्या करते हैं, उसे रन में लेके आते हैं, उसे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, आइडल मनी थी जिसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना था, अगर वो किसी को उस पे लोन पे दिया जाएगा तो होगा क्या, सपोज कीजिए होम लोन दिया जाता है। अब किसी ने होम लोन लिया, वो होम लोन करके क्या कर रहा है, उसको पैसे मिल गए, वो अपना जो भी उसे घर बनाना था वो बना लेगा, उससे होगा क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अब हो क्या रहा है कि वो अगर सपोज घर बनेगा तो जो मिस्त्री हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको भी पैसे मिलेंगे, तो इस तरह से मनी जो है ना वो मल्टीप्लाई होती जाएगी हमारी इकोनॉमी में। ये चीज़ है जिसकी वजह से हम बोलते हैं या हमारी गवर्नमेंट जो है वो एम्फेसाइज करती है कि जो डिपॉजिट्स है वो बैंक्स के साथ रखे जाएं, घर में आइडल मनी ना रखी जाए। फिर जब हम बैंक डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और कंसेप्ट जो होता है वो चेक का होता है, जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में भी देखते हैं, बट आजकल थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज आजकल लोग बैंकिंग जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, नेट बैंकिंग में। बट खैर जो चेक है वो देख लेते हैं एक बार, वो क्या होता है। चेक इज पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम पर्सन अकाउंट टू पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बिन इशूड। चेक एक तरह से एक पेपर होता है जिसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है बैंक को, क्योंकि देखिए मेरा पैसा है बैंक के पास, तो मैं उसके पास से कभी भी वो पैसा विड्रॉ करवा सकती हूँ। चेक के फॉर्म में क्या हो रहा है, मैं वो पर्सनली एज सच उसको विड्रॉ करने की बजाय मैं बैंक को कह रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि जो भी अमाउंट मैंने उस चेक में भरी है उतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में से डिडक्ट करके जो सामने वाला पर्सन है जिसके नाम पे मैंने वो चेक इश्यू किया है उस पर्सन को वो अमाउंट दे दिया जाए। और यही यहाँ पे लिखा है, दस इट इज पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट यूज ऑफ कैश। इसमें फायदा क्या हो रहा है, सीधा वो कैश ना विड्रॉ होके वो जो पेमेंट है वो सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रही है। देखिए आपको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पता होगा, उसमें हुआ क्या था, जो लोग थे उन्हें ऐसा लगा था कि उनके जो अमाउंट है
मतलब जो उनकी जो बैंक में अमाउंट है वो सिक्योर नहीं है। तो काफ़ी लोग जाके ना ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में अपना जो अमाउंट था वो बैंक से निकलवाने चले गए। और मैंने पहले ही बताया बैंक्स जो होते हैं वो सारी पैसा अपने पास नहीं रखते हैं। वो जो भी आरबीआई या जो भी सेंट्रल बैंक होता है उस कंट्री का, वो टाइम बाय टाइम उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि कितना अमाउंट उन्हें अपने पास रखना है और कितना अमाउंट जो है वो आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है, जो भी अमाउंट उनके पास था मतलब क्योंकि नेचुरली बैंक्स के पास ज़्यादा अमाउंट नहीं था तो उन्होंने आगे इन्वेस्ट किया हुआ था। तो जो इतने सारे लोग वहाँ पे बैंक्स के पास पहुँच गए अपना पैसा डिडक्ट करवाने के लिए, मतलब पैसा लेने के लिए, विड्रॉ करवाने के लिए, तो वो उन्हें अवेलेबल नहीं हुआ। तो और भी ज़्यादा क्राइसिस की फॉर्म में जो इशू है वो अराइज हो गया। अब बैंक्स इसलिए क्या करते हैं, देखिए ऑल्दो ये जो सिचुएशन है उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर कभी ना कभी जो लोग हैं उन्हें लगेगा कि मतलब उन्हें कहीं भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ लगेंगी कि हाँ जो हमारी अमाउंट है वो सेफ नहीं है, तो नेचुरली वहाँ से अपनी अमाउंट निकलवाने की कोशिश करेंगे। ये जो सिनेरियो से अवॉइड नहीं किया जा सकता है सच, पर फिर भी उसको कम से कम होने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे यहाँ पे चेक है, तो चेक से क्या हो रहा है, वो कैश की फॉर्म में वो पर्सन विड्रॉ नहीं करवा रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बैंक्स के पास लिमिटेड अमाउंट में लिक्विड फॉर्म में जो बैंक वो होती है मनी होती है वो रहती है, बाकी जो होती है वो इन्वेस्ट की होती है। अब चेक की फॉर्म में क्या होगा, मैंने उनसे कैश नहीं मांगा, मैंने उन्हें बोल दिया कि हाँ इस पर्सन को उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दो। उन्हें भी कैश नहीं इन्वेस्ट करना पड़ा, तो वो उनके लिए भी इजी हो जाता है। जहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होगा वहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। अब इसी कारण जो हमारी गवर्नमेंट है या आजकल के सिनेरियो में नेट बैंकिंग वगैरह, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रिविलेंट होती जा रही हैं जो बैंकिंग के लिए मतलब फ्रूटफुल है, बिकॉज उनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैश या अमाउंट ऑफ मनी रहता है। ठीक है, तो ये चेक का कंसेप्ट था। अब आता है लोन एक्टिविटीज़ की बात। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बैंक्स हैं वो लोन्स देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन की गई है बट कुछ मिस ना हो, एक बार हम इसको फिर से स्टडी कर लेते हैं। बैंक्स कीप स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज cash with themselves. Banks use the major proportion of deposits to extend loans for economic activities. We can say that banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds. मैंने पहले बहुत बताया, मेरे पास अगर ज़्यादा फंड है, सरप्लस फंड्स हैं, तो होगा क्या, मैं वो बैंक्स के पास रख दूंगी, बैंक्स उसको उस पर्सन को देगा जो नीडी है, जिनको उन फंड्स की ज़रूरत है। सो दैट मीन्स जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक मीडियम की तरह या मीडिएट की तरह काम कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नेचुरली जो लोन के ऊपर होगा वो ज़्यादा होगा देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, क्योंकि देखिए जो बैंक्स हैं वो कोई मतलब एनजीओ की तरह काम करने के लिए नहीं है, वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो नेचुरल सी बात है, अगर वो किसी को लोन देंगे तो उस पर ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, उन्हें ऑपरेशनल रखने के लिए, अपने स्टाफ को वर्क करवाने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ता है। वो पेमेंट कहाँ से लेते हैं, इन सारी एक्टिविटीज से वो पेमेंट जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट की बात आती है। हमने मनी देख लिया, मनी सिस्टम क्या है वो हमने देख लिया, मनी क्या होती है, करेंसी, डिपॉजिट विद बैंक, सब हमने अपने डिस्कशन में डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है क्रेडिट की। देखिए आप लोग अपनी लाइफ में भी देखते होंगे आजकल हम क्रेडिट कार्ड वगैरह काफ़ी यूज़ करने लग गए हैं। तो वो क्या है, क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है, ऑल्दो आपको पता होगा बट स्टिल जिनको नहीं पता है या जहाँ पे भी इशू है, इशू इन द सेंस जहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग में कहीं हम लैक कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट सिस्टम एज सच क्या होता है वो समझना पहले ज़रूरी है। क्रेडिट होता क्या है, एक तरह से लोन की तरह ही है। अब क्रेडिट कार्ड में क्या हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकाउंट में पैसे हो ना हो, मैं एक तरह से वो चीज़ तो परचेज कर लेती हूँ। फिर होगा क्या, वो मेरा जो भी साइकिल रहता है, सपोज कीजिए मेरा फर्स्ट को वो साइकिल कंप्लीट होता है, तो मुझे फर्स्ट को वो जितना भी पेमेंट मैंने किया था पूरे मंथ में वो सारा तब पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, तब तक के लिए वो जो अमाउंट था वो मेरे लिए एज अ लोन है, क्योंकि मेरे पास तब वो फंड्स नहीं थे। मैंने बैंक को बोला कि हाँ ठीक है मैं आपको फर्स्ट तारीख को ये पैसा दे दूंगी, अभी मेरे को जो परचेज करना है मुझे वो करना है। होता क्या है, ये एक तरह से बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन की तरह हो गया कि है तो लोन ही, क्योंकि मेरे पास सब पैसे नहीं थे, मुझे उन्होंने वो फंड्स प्रोवाइड ही किए हैं, मगर वो लोन ज़्यादा लंबा नहीं है तो इसलिए उस पर इंटरेस्ट नहीं होता है।
तो क्रेडिट रेफर्स टू एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि जिसमें जो लेंडर है वो जो भी बोरो कर रहा है उसे, चाहे वो गुड्स है, सर्विसेज है, कुछ भी है, वो प्रोवाइड करवाता है। और इसमें एग्रीमेंट क्या होता है कि वो पर्सन बोल रहा है कि मैं आपको फ्यूचर में वो पेमेंट कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक तरह से लोन की तरह हो गया। अब इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे 2 केस स्टडीज़ है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट केस स्टडी क्या है कि जो सलीम है उसको ऑर्डर मिलता है 3000 पेयर्स का शूज़ बनाने का, मगर उसके लिए उसे क्या है, ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो वो क्या करता है, लोन लेता है। और वो क्या कहता है, लोन कैसे ले रहा है, वो जो लेदर सप्लायर है उसे बोलता है कि वो उसे लेदर प्रोवाइड कर दे और उसे फ्यूचर में वो पे कर देगा। और फिर एक तो ये हो गया क्योंकि उसकी जो रॉ मटेरियल का इशू था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है। सेकंड क्या है, वो लोन लेता है लार्जर ट्रेडर से। इससे क्या होता है, वो जो पैसे हैं उनके थ्रू वो और वर्कर रख सकता है। एंड ऑफ द मंथ क्या करता है, वो जो भी उसका ऑर्डर था 3000 पेयर्स का जो उसे शूज़ बनाने थे वो डिलीवर कर देता है, उसे काफ़ी प्रॉफिट मिलता है और वो जो भी पैसे उसने बोरो किए थे वो उसको रिटर्न कर देता है। दस इन दिस सिचुएशन क्रेडिट प्लेज वाइटल एंड पॉजिटिव रोल। क्योंकि देखिए उसको ऑर्डर मिला, अगर उसके पास क्रेडिट ना होता, मतलब उसे कोई क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ लोन वगैरह ना देता, तो वो किस तरह से जो अपने सारे रिसोर्सेज थे वो बोरो करता, कैसे वो इन्वेस्ट करता ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती। तो इसलिए लोन्स या क्रेडिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं उन्हें भी एट द एंड जो लोन है वो लेना पड़ता है बैंक से। क्यों लेना पड़ता है, अगर वो बैंक से लोन नहीं लेंगे तो इन हैंड किसी के पास इतना कैश नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जो बिजनेस है वो ऐसे ही वर्क करता है कि आप पहले किसी से बोरो कीजिए और उसके बाद उसे वापस कर दीजिए, ताकि वो जितना भी पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि जितना बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको वो रिटर्न ज़्यादा देता है। तो इसलिए क्रेडिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। फिर सेकंड जो केस स्टडी है वो आती है स्वप्ना की। जो स्मॉल फार्मर है वो ग्राउंडनट जो है वो ग्रो करती है। शी टुक लोन फ्रॉम मनी लेंडर। अब इसमें देखिए क्या मतलब लोन लेने का सोर्स क्या है, मनी लेंडर। तो हमें वैसे भी पता है जो मनी लेंडर्स होते हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिस वजह से उनका इतना रिटर्न उन्हें नहीं, मतलब जो इतना जो लोग हैं जो उनसे लोन ले रहे हैं उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता उनसे लोन लेने का। दस रिमेन अनेबल टू रिपे बट ड्यू टू पेस्ट अटैक जो क्रॉप है वो फेल हो जाती है, इसलिए वो मनी लेंडर के पैसे नहीं दे पाती है। धीरे धीरे वही जो डेप्ट है वो इंक्रीज होता जाता है। तो अगले साल वो फिर से लोन लेती है, ठीक है, मगर उसकी फसल ठीक हो जाती है। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ मनी लेंडर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। इसी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पे एम्फसाइज करती है कि कैसे जो ये लोन लेने की एक्टिविटीज़ हैं, क्रेडिट सिस्टम है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल वे में लिया जाए, ताकि वो बैंक्स है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो पर्सन है वो जो भी लोन लेना है वो ले। बट हमने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, इतना ज़्यादा जो ये बैंकिंग सिस्टम है इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसकी जो पेपर वर्क है वो बहुत मुश्किल है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हैं जिसकी वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा हम बोलें कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर एम्बेड नहीं हो पाता है और लोगों को एट द एंड मनी लेंडर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और मनी लेंडर की डिपेंडेंसी के कारण ही जो डेब्ट ट्रैप है उसमें फार्मर्स फंस जाते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं और एट द एंड जो फार्मर सोसाइटी और भी बहुत सारे जो फार्मर्स के इशू है वो अराइज हो जाते हैं। वही यहाँ लिखा है रूरल एरियाज लोन आर डिमांडेड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, पर रीपेमेंट जो है लोन का वो क्रूशियल होता है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो उनका फार्मिंग है उसका हार्वेस्ट कैसे होगा उस चीज़ पे। मगर वो फार्मिंग जो है हमें पता है आज भी इंडिया में काफ़ी हद तक जो रेन फेड है, रेन फेड होने के कारण हो क्या रहा है कि जो फार्मिंग में रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। कभी बहुत अच्छा क्रॉप हो जाएगा तो कभी बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो जाता है, जिस वजह से वो जो क्रेडिट सिस्टम है मनी लेंडर की फॉर्म में उस चीज़ में इतना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं।
Credit in this case pushes borrower into situation from which recovery is very painful. Thus whether credit would be useful or not depends on risk of situation. That means है तो यहाँ पे भी क्रेडिट सिस्टम, बट ये इतना हेल्पफुल नहीं हो रहा. फर्स्ट केस में हमने देखा वो काफ़ी हेल्पफुल था. वो जो पर्सन था वो अपना जो उसको शूज़ का जो भी ऑर्डर डिलीवर करना था वो भी कर लेता है, हर चीज़ हो जाती है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है. तो क्रेडिट सिस्टम वर्क करेगा नहीं करेगा वो बहुत सारी अदर चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ऑन द रिस्क इन सिचुएशन वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस. कि अगर जैसे फार्मर के केस में क्या है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनके पास कुछ भी एक तरह से सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो उनकी सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है. तो क्रेडिट सिस्टम अच्छा है. अब जैसे क्रेडिट कार्ड की बात कीजिए, मैं क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारी शॉपिंग कर लेती हूँ, पर होता क्या है एट द एंड मेरे पास उतनी पेमेंट नहीं है, तो फिर वो भी मेरे पास जो लोन सिस्टम है वो अच्छे फॉर्म में नहीं रहा. हो क्या रहा है, मैं डिफ़ॉल्ट करूँगी, कल को मेरे पास जो बैंकिंग वाले लोग हैं वो मुझे परेशान करेंगे कि आपने पेमेंट नहीं किया. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वहीं यहाँ लिखा है कि क्रेडिट यूज़फुल होगा नहीं होगा, ये बहुत सारी अदर चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो इससे हमने देख लिया क्रेडिट सिस्टम भी क्या है. इससे हम जो अपना आज का डिस्कशन है उसे एंड करते हैं. हम जो अदर फैक्टर्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट वगैरह, तो वो हम कल देखते हैं. आज हम लास्ट में समराइज करते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया. हमने सबसे पहले देखा मनी क्या होता है, फिर हमने देखा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है. उसमें हमने पहले देखा कैसे कॉइन्स थे और आज करेंसी क्या होती है, डिपॉजिट विद बैंक्स क्या है, फिर जो बैंक्स है वो लोन्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट सिस्टम क्या है. फिर हमने 2 केस स्टडी देखी जिसमें हमने समझा कि क्रेडिट सिस्टम हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो, किसी के लिए यूजफुल ना हो. ये डिपेंड करेगा रिस्क ऑफ सिचुएशन के ऊपर कि कैसा जो पर्सन है उसके लिए कौन सी जैसे वो कभी वो रिस्क में आता है तो उसके पास कुछ सपोर्टिंग सिस्टम है या नहीं है. इसके साथ हमारा आज का जो डिस्कशन है उसे हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है. और भी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. सो डू चेक अप द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग.